This conference will now be recorded. Good evening everybody. We are starting today. हम आज शुरुआत कर रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 23वां अध्याय तर्पण पुटपाक विधि अध्याय। तो विशेषतः इस अध्याय में तर्पण विधि और पुटपाक विधि की स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, इस दृष्टि से वाग्भटाचार्य जी ने वर्णन किया है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, यह विधि विशेषतः ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के लिए उपयुक्त ऐसे कुछ अध्याय ये चल रहे हैं 22वें अध्याय से। तो तर्पण पुटपाक विधि, ये जो दो थेरेपीज है, तर्पण जिसे नेत्र तर्पण भी कहा जाता है, नेत्र बस्ती भी कहा जाता है, और पुटपाक विधि। तो पुटपाक विधि को हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन उसकी विधि जो है वो समान है तर्पण की भी और पुटपाक की भी, लेकिन उसमें जो द्रव्य इस्तेमाल करने वाले हैं, हम औषधि द्रव्य इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भिन्न है। ठीक है, तो आगे इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, कुछ विजुअल्स भी देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो चालू करते हैं, पहले स्क्रीन शेयरिंग चालू करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, तर्पण पुटपाक विधि, इसमें दो विधियां वर्णित है, तर्पण और पुटपाक। तो तर्पण यह शब्द पहले भी हमने कहीं सुना होगा, जैसे तृप्ति अर्थ उसका हम ले सकते हैं आसानी से। तो तर्पण का मतलब है आंखों को, ये नेत्र के विशेष विधि है, नेत्र चिकित्सा के लिए इस्तेमाल करने जाने वाली यह विधि है। कल भी हमने यही श्लोक देखा था, लेकिन आज उसका मैं प्रात्यक्षिक से आपको फोटो या स्लाइड दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने कल देखा आश्चोतन देखा, सेक देखा, आज देखने वाले हैं तर्पण और पुटपाक। और जैसे मैंने कल भी कहा था आपको कि ये 6 क्रियाएं हैं विशेषतः नेत्र रोग या नेत्र चिकित्सा के लिए या नेत्र स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए। तो वो कौन से है? तो सेक, आश्चोतन, पिंडी, बिडाल, तर्पणम तथा पुटपाक अंचन। तो ये विधि विशेषतः नेत्र चिकित्सा के लिए या नेत्र स्वास्थ्य के लिए है। उसमें से ही हम कल क्या देख चुके हैं? हमने कल अंजन विधि देखा, और सबसे पहले क्या देखा हमने? अंजन के पहले क्या देखा? आपको अगर रिमेम्बर हो रहा है तो ध्यान में आ रहा है आपके? आश्चोतन। ये आश्चोतन शब्द जो है यहाँ पे आई ड्रॉप्स की तरह से है, ऐसा मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, तो आगे जाएंगे। यह है नेत्र तर्पण। पहले कुछ उसके चित्र देखेंगे ताकि आपको समझ में आए क्या करना है। तो आंखों के लिए विशेषतः सिद्ध घृत या सिद्ध औषधि घृत या औषधि स्वरस यूज किए जाते हैं या उपयुक्त किए जाते हैं। कभी भी औषध सिद्ध तेल या प्लेन तेल, ऑयल यूज नहीं किया जाता। ये खास विशेष ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि तेल से ज्यादा इरिटेशन होता है। इसलिए हमेशा सिद्ध घृत या कुछ वनस्पतियों के रस, स्वरस यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी एक पद्धति आपको समझ में आए इसलिए दिखाई है। तो इसमें क्या करना है? तो आंखों को उस द्रव्य में खोलना है, बंद करना है। तो ये हो गई। और ये जो स्पेशल अरेंजमेंट आप इन चित्रों में देख रहे हैं, ये बहुत ही उसमें आवश्यक ऐसी बात है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे तर्पण के बारे में क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आवश्यकता अनुसार एक आंख को भी की जाती है या दोनों आंखों को साइमल्टेनियसली कर सकते। तो तर्पण है क्या? तर्पण विधि के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अब देखिए, ये जो 23वें अध्याय में हमने देखा कि आश्चोतन और अंजन, और आश्चोतन को ही अगर हम ड्रॉप्स के बजाय अगर उसकी धारा करें, जैसा हम कल वीडियो में देखे थे, तो उसको सेक कहा जाता है, उसको नेत्र सेक कहेंगे। तो आश्चोतन का ही एक कन्वर्जन सेक है या नेत्र सेक है। ठीक है, यानी
उस पर थोड़ी धारा करनी है, धारा की पद्धति से। तो 23वें अध्याय के कंटिन्यूएशन में ही ये 24वां अध्याय आता है, क्योंकि 23वें अध्याय में जो आश्चोतन और अंजोन विधि बताए हैं उनसे नेत्रों को थोड़ा सा एग्जॉशन या दुर्बलता आ सकती है, ऐसे कुछ लोगों का वक्तव्य है या जानना है। तो उनको नेत्र को जो दुर्बलता आई है आश्चोतन या अंजन से, तो उसको दूर करने के लिए नेत्र तर्पण, यानी तर्पण का अर्थ है तृप्त करना या उनका पोषण करना इस पद्धति से। और विशेषतः तर्पण पुटपाक इसलिए आश्चोतन अंजन नामक 23वें अध्याय के बाद आता है। अभी मैंने जैसे अभी आपको कुछ चित्रों में दिखाया कि तर्पण के लिए प्रायः गोघृत यानी गाय का घी प्लेन या सिद्ध घृत उपयुक्त किया जाता है या उसका उपयोग किया जाता है। और पुटपाक विधि जो है उसमें उसी प्रकार से द्रव्य लेते हैं। हम आगे कुछ चित्रों का देखने का प्रयास करेंगे, डायरेक्टली मैं आप उस चित्र की तरफ ले जाता हूं। तो पुटपाक विधि में क्या है, तो वनस्पतियों का उसी प्रकार से, जैसे ये आजू बाजू में आलवाल या जिसे ये आर्टिफिशियल डैम कहेंगे हम, ऐसे अरेंजमेंट की जाती है और फिर उसमें वनस्पतियों का रस छोड़ा जाता है। तो वनस्पतियों का स्वरस जब यूज किया जाएगा तो उस विधि को पुटपाक विधि कहा जाता है। ठीक है, अभी हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 24वां अध्याय देखते हैं। अन्य जगह पे भी हमें अगर ज्यादा उसके रेफरेंस या उसके संदर्भ देखने हैं तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 18वां अध्याय और अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान का 33वां अध्याय भी हमें यहाँ उपयुक्त है। अब देखिए, ये समझने जैसी बात है कि चरकाचार्य ने यह जो है वो धन्वंतरिया नाम अधिकारा इस प्रकार से सोच के चालाक्य तंत्र का विषय यह है, ये सोच के शायद चरकाचार्य जी ने इस तर्पण और पुटपाक का हमें मार्गदर्शन संहिता में नहीं किया है। ठीक है, तो आगे जाएंगे, ये तर्पण विधि है क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। नयने ताम्यते स्तब्धे शुष्के रूक्षे अभिघातिते इत्यादि। इस श्लोक में जो है तो वो तर्पण विधि कब की जाती है उसके लिए इंडिकेशंस बताए हैं। जब आंखों के सामने अंधेरा प्रतीत हो, आंखें स्तब्ध हो जाए, सूखी हो जाए, रूखी हो जाए या आंखों पर किसी प्रकार का आघात लग जाए, अभिघातिते मतलब आघात लगना, नेत्र पर वात या पित्त दोष की विकृति हो जाए, यानी ये दोष वहां पे बढ़ जाए, नेत्र गोलक जो है यानी आई बॉल्स टेढ़े हो जाए। ठीक है, तो जिसे क्या हम बोल सकते हैं, काना या तिरछी हो जाती है, स्क्विंट आ जाता है उस स्थिति में। पक्ष्म, पक्ष्म यानी क्या है, वो बाल उखड़ जाए, पक्ष्म यानी हम मराठी में उसको पापण्या बोलते हैं, आईलिड्स, तो उसके बाल अगर उखड़ जाए, दृष्टि मलिन हो गई, मलिन होना यानी जो जैसे विजन नॉर्मल चाहिए वैसी उस व्यक्ति की नहीं है, नेत्रों को खोलने में कष्ट हो रहा है, इस प्रकार से। और कुछ नेत्र व्याधियों का वर्णन है, जैसे सिराहर्ष, सिरोत्पात, तिमिर रोग, अर्जुन रोग, अभिषंद, अधिमंथ, अन्यतो वात, वात पर्यय, शुक्र रोग, इस प्रकार के कुछ शालाक्य तंत्र या आंखों के विशिष्ट विकार है। तो उनका भी मैं डिटेल में वर्णन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय हमें वो क्या बोलते हैं उसको, समय हमें उसकी मान्यता नहीं देगा या कम है। इस दृष्टि से हम डायरेक्टली जाएंगे, जैसे सिराहर्ष यानी आंखों का फड़फड़ाना, तिमिर रोग यानी आंखों के सामने अंधेरा छाना, अर्जुन एक व्याधि है जिसमें स्क्लेरा या व्हाइट रीजन पे कुछ होता है, अभिषंद यानी कंजक्टिवाइटिस, उसको कंपेयर करेंगे। इस प्रकार से नेत्र व्याधियों का वर्णन है, वो शालाक्य तंत्र विषय में हमें तृतीय वर्ष में करना है। इसके सिवा जब आंखों में लालिमा आ जाए, आंसू बहे, शूल हो, शोथ हो यानी सूजन हो, इन सभी स्थितियों को नेत्र तर्पण जो है वो शांत करता है या
उसको क्योर करता है, उसको बिल्कुल ही ठीक कर देता है। विशेषतः नस्य से सिर का वमन विरेचन आदि के द्वारा शोधन करने के बाद ही निवात स्थान में, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, विशेषतः निवाते तर्पणम योज्यम, यानी निवाते यानी जहाँ पे डायरेक्टली हवा नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में और शोधन करने के बाद, और यह विशेषतः जो शोधन है वो ऊर्ध्व जत्रुगत प्रदेश का शोधन है। तो समशीतोष्ण काल में प्रातः काल और सायंकाल, इन दो, प्रातः काल या सायंकाल, यानी इसमें से कोई एक काल में रोगी को चित लिटाकर यानी पीठ पे लिटाकर तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अभी शुद्ध शुद्धयो मूर्ध काययो हो, इसका रीजन हमने पहले ही देखा, इसका अर्थ हमने पहले ही देखा कि जहां पे शोधन किया गया है, क्योंकि तर्पण यह विशेषतः शमन विधि जैसा उपयुक्त किया जाता है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग। तो तर्पण जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं उसी प्रकार से किया जाता है। तो तर्पण हमने देखा, उसको अक्षि तर्पण या नेत्र तर्पण भी कहा जाता है। ठीक है। या पुटपाक में देखिए, इस स्लाइड में भी आप देख पाएंगे, औषधि द्रव्यों का स्वरस यूज किया जाता है, वो आंखों में उसको छोड़ा जाता है। तो अभी यह सब देखा हमने कि आईज जो आई डिसऑर्डर है उसमें वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये डिफरेंट जो है आई डिसीजेस की लिस्ट भी हमने देखी। तो इनमें से कुछ तो जरूर हमें याद रखने चाहिए। आगे जाएंगे हम, आज की तुलना में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखेंगे, तो जैसे कि अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, मैंने भी कभी शायद इतना ऑनलाइन टीचिंग किया था। हालांकि जो अब्रॉड के स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे या मित्र हैं, उनके साथ जरूर वार्तालाप होता है ऑनलाइन कोर्सेस या अन्य विषय में, लेकिन इतना कंटिन्यूसली ऑनलाइन टीचिंग कभी नहीं हुआ। तो वो ऑनलाइन टीचिंग करते वक्त मुझे भी आंखों की तकलीफ महसूस हो रही, जिसे आजकल कंप्यूटर आई सिंड्रोम कहा जाता है। खास करके आईटी सेक्टर में अभी बच्चे भी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो आंखों में सूजन, जलन, ड्राइनेस ये आ जाता है, तो उसको कंप्यूटर आई सिंड्रोम कहा जाता है। या फिर मायोपिया यानी आंखों में चश्मा होना, रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए भी ये तर्पण चिकित्सा बहुत ही उपयुक्त है। चश्मे का नंबर भी पूरा जा सकता है या चश्मा जा सकता है, इतनी ये उपयुक्त विधि है। नहीं तो आपको लगेगा कि सर ने जो ये सब डिसीज के नाम गिना दिए यहाँ पे, शीरा हर्ष, शिरोत्पात, अर्जुन, इसको तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। आज हमें फर्स्ट ईयर में इसका क्या उपयोग है? नहीं, बिल्कुल आपको इसके लिए उपयुक्त ये विधि है। आप खुद अगर ट्राई करें, मैंने भी बहुत बार की है, तो आपको इससे जरूर लाभ होगा। और किसी को कोई विधि नहीं हुई है तो हमें नेत्र स्वास्थ्य के लिए इसका जरूर उपयोग करना चाहिए। इस स्लाइड तक हम आए हैं, तर्पण किसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आगे जाएंगे। तो कृति क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो देखिए। तो प्रोसीजर देखिए, अभी तर्पण की जो प्रोसीजर है वो विशेषतः यवमाशयम, पालिम इत्यादि, उसे मराठी में पाड़ या हिंदी में पाली, संस्कृत में भी पाली, नेत्र कोशात बही, यानी नेत्र कोश यानी आंखों का जो आकार है, कोश जो है, पूरा एरिया जो है, वो एरिया छोड़ के उसके बहिर यानी बाहर के साइड में आपको एक ऐसे ये करना है, घेरा बनाना है। वो घेरा किससे बनेगा? यहाँ श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देखिए, माश पिष्टि यवमाश मयिम पालिम। ठीक है, ये प्रोसीजर के श्लोक है, विधि के श्लोक है। तो रोगी को चित लिटाकर नेत्र कोश की बाहर जव, जव जो है वो जव मराठी में जिसे कहते हैं, ये एक गोधूम विशेष है, उसके लिए, या फिर उड़द के लिए, उड़द का जो जिसे हम उड़द पिष्टी भी कहते हैं, उडदाची पिठाचं पेस्ट केलेली, ज्याच्यापासून उडीद पापड बनवतात, उसका भी प्रयोग किया जाता है। अभी ये दो ही क्यों? क्योंकि इसमें स्टिक की प्रॉपर्टी है।
और मैंने खुद तो दूसरे द्रव्यों से भी इसको प्रयास किया है इन इमरजेंसी। जैसे प्लेन हमें जो घर में गेहूं यूज करते हैं उसका भी फ्लोर यूज करके देखा है, लेकिन उससे लीकेज होता है। तो इसलिए ग्रंथ में जो है मैंने कभी भी वेरी ऑनेस्टली सेइंग टू यू यव का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा माश का ही इस्तेमाल किया। ज्याला आपण उडीद म्हणतो किंवा अंग्रेजी में उसको ब्लैकग्राम कहा जाता है। तो आई का जो नेत्र कोश यानी आई सॉकेट जो है उसके बिल्कुल पेरीफेरी में हमें उसको घेरा बनाना है। वो कितना ये चाहिए, तो द्वया अंगुलो उच्चाम दृढ़ाम कृत्वा, यानी वो कितना जाड़ा और मोटा होना चाहिए उसके लिए बिल्कुल बनाए, समान आकार की एक पाली बनवाए जो 2 अंगुल ऊंची हो। ऊंची हो का मतलब क्या है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट 2 अंगुली होनी चाहिए, यानी लगभग 3 इंच। ठीक है, 2 अंगुल, एक अंगुल लगभग 1 इंच का, सॉरी, और 2 अंगुल हो जाएंगे 2 इंच के या 5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट का होने चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, दृढ़, यानी वो लेचा पेचा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने पतला फ्लोर किया उसकी पेस्ट की तो वो लुढ़क जाएगा, तो इसीलिए उसकी कंसिस्टेंसी भी बताई है, वो दृढ़ होना चाहिए, जैसे द्रव डालने पर वो टूट न जाए। और फिर उसमें दोष तथा रोग के अनुसार सिद्ध किए हुए स्नेह को भर देना चाहिए। अभी यहाँ पे हालांकि ग्रंथ में शब्द प्रयोग किया है सिद्धम आवपेत, ठीक है, यानी सिद्ध स्नेह जो है उसको डालना चाहिए, उसमें उसमें भरना चाहिए। यदि स्नेह में घृत है तो उसे गर्म पानी में पात्र सहित रखकर पिघला दे। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और थोड़ा जानने के लिए आसानी से हम एक वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए विशेषतः मैं पॉज करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये थोड़ा व्यू अलग किया, तो ये मार्श पिस्टी है, देखिए आपने इसे, ये देखिए मैं अभी जो बता रहा था कि अगर आपको सिद्ध स्नेह को गर्म करना है तो उसको एक गर्म पानी में एक बर्तन लेके फिर उसमें सिद्ध स्नेह का बर्तन रखना है, इनडायरेक्ट हीट देनी है। ठीक है, कुछ शायद गलत आ गया, देखते हैं, वही तो मैं बोलूँ इसमें ऐड नहीं था। ये है उड़द की पेस्ट, इसमें फिर एक गर्म पानी का बाउल लगेगा, एक और बाउल लगेगा, और उसमें फिर चम्मच लगेगा। फिर ये अरेंजमेंट जो है मैंने अभी बताया आपको, गर्म पानी में सिद्ध स्नेह रखा है, ये त्रिफला घृत है। फिर इसको रुग्ण के आंख के आजू बाजू में ये उड़द की पेस्ट लगाई है। ये थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रही है क्योंकि ये एडिबल पर्पज के लिए ब्लैक ग्राम फ्लोर नहीं किया था, तो इमरजेंसी वो जो है वो छिलके के साथ ही उसको पेस्ट किया था, इसलिए वो आपको उसका कलर थोड़ा सा काला दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी ये द्रव्य जो डालना है वो कितनी तरह कितना प्रमाण में डालना है, तो वो भी हमने समझना चाहिए। कम से कम वो आंख जब रुग्ण खोलेगा तो पूरा आई बॉल को उसने ढकना चाहिए इतना, यानी कम से कम उसको 1 इंच इतना तो बड़ा या प्रमाण में होना चाहिए, तभी वो अच्छे से कर पाएंगे, या उसमें आंखों को उन्मेष निमेष यानी खोलना बंद करना कर सकेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस विधि को करना है।
ओके, आगे जाएंगे तो पुष्पाक के वक्त नेक्स्ट जो स्लाइड है तो उसको देखें। तो इसमें अगर कुछ शंकाएं हैं आपको तो आप पूछ सकते हो। ये विधि ऐसा है कि आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आप मेडिको स्टूडेंट हो, आयुर्वेद के स्नातक हो, लेकिन सिर्फ गाय का घी ही घर में इस्तेमाल कीजिए और कोई भी चीज उसमें डालने के लिए आंखों में इस्तेमाल मत कीजिए। अगर करना है तो चिकित्सक का परामर्श लेके, सीनियर डॉक्टर का परामर्श लेके ही उसको करें आप। तो इस प्रकार के वातदोष प्रधान अगर तिमिर रोग है, कठिनाई से नींद खुलती है, तो इन स्थितियों में क्या करना है, विशेषतः वसा का यूज करना है। और उस वसा पानी में उतनी भरनी चाहिए जिसमें बरौनी के बाल उसमें डूब जाए। यानी बरौनी के बाल, यानी उनको कहना है, ये खास करके ये जो बाल है पक्ष में के, ठीक है, तो वो जो है बाल वो उसमें गिरने डूबने चाहिए, इतना उसमें द्रव द्रव्य डालना है। इस प्रकार से तो घी कब यूज करना है, उसको हीट कैसे करना है वो बताया, फैट या वसा कब यूज करनी है वो बताया, लेकिन फैट जो है, वसा जो है, वो किसी एक्सपर्ट से ही आप परामर्श करके उसका उपयोग करें। ठीक है, आगे जाएंगे तो अपक्ष्माग्रात अथो उन्मेषम शनैकाः तस्य कुर्वित। तो जो है वो डालने के बाद उस व्यक्ति को, नेत्र को खोलने और बंद करने के लिए संथ गति से कहना चाहिए। आगे बताया है मात्रा काल, तो कितनी मात्रा में वो रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे उसका एक पूरा क्लियर हमें पिक्चर मिल जाता है। विशेषतः कहाँ व्याधि है, नेत्रगत व्याधि कहाँ पे है या किस दोष का प्राबल्य है, प्रधानता है, उस दृष्टि से स्नेह धारण काल बताया है। श्लोक नंबर 6 से 8 लेके, स्नेह के भर जाने के बाद रोगी को धीरे धीरे आंख खोले और बंद करने को कहें। तदनंतर चिकित्सक रोगी के समीप बैठकर मात्रा की गणना करे। जैसे ही वो स्नेह पूर्ण पूरा हो जाए तो उसको जो आंख खोलना है और बंद करना है उस वक्त छोड़, खोलना और बंद करने के लिए, क्योंकि डालते वक्त वो बंद ही रहेगी, तो पहले खोलने के लिए कहना है। तो ये थोड़ी सी अलग सी फीलिंग होती है पहली बार अगर रुग्ण या व्यक्ति कर रहा हो तो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, औषधि द्रव्य ही रहता है और वो बिल्कुल घा हमें हानि नहीं पहुंचाता। तो वो कितनी मात्रा रखना है उसके लिए बताया है, और मात्रा का जो गणना है वो हम कल ही देख चुके हैं, सॉरी परसों देखा है हमने। वर्तमगत अगर व्याधि है तो उसमें 100 मात्रा, संधिगत रोगों में 300 मात्रा, सफेद मंडल के रोगों में 500 मात्रा, कृष्ण मंडल के रोग में 700 मात्रा, दृष्टि मंडल के रोगों में 800 मात्रा, अधिमंथ नामक रोग में 1000 मात्रा, वात जो विकार है, नेत्र रोग है जैसे वात पर्याय इत्यादि, उसमें भी 1000 मात्रा, पित्त जो विकार है तो उसमें 600 मात्रा, और स्वस्थ वृत्त कर यानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए करना है वह तो 500 मात्रा, इतना हमने उसमें समय देना है। सबसे लास्ट में बताया है कफज व्याधि अगर उस व्यक्ति को है, नेत्र रोग है, तो उसको 500 मात्रा। तो अब ये वर्तमगत, संधिगत, सीतागत ये क्या चीजें हैं, तो आयुर्वेद में जो नेत्र विकारों का वर्गीकरण या कैटेगराइजेशन किया है उसमें से ये शब्द है या उस प्रकार के व्याधि। अभी काल प्रमाण जो है महर्षि भागवत ने यहाँ पे मात्रा इस शब्द से बताया है। सुश्रुत जो बताते हैं उत्तर तंत्र 18वें अध्याय में, उन्होंने वाक यानी क आधा है, वाक इस मात्रा का प्रयोग या यूनिट का प्रयोग उन्होंने किया है। अभी देखिए काल के गणने के लिए या गणना के लिए, नापने के लिए ये शब्द प्राचीन काल में उपयुक्त किए जाते हैं या उपयोग किया जाता था। जैसे मात्रा है, वाक है, तो मात्रा शब्द से क्या है अर्थ लेना है, यहाँ पे टीका में हम देख के समझ सकते हैं। लघु मात्रा उच्चारण के लिए जो काल लगता है उसके लिए एक मात्रा समझना चाहिए। अब संस्कृत भाषा में लघु मात्रा क्या है आप सब जानते हो। तो 100 मात्रा के उच्चारण में प्रायः 3 मिनट लगते हैं, और वाक जो यूनिट सुश्रुताचार्य जी ने बताया है वही भी उतना ही है। ठीक है,
यानी वर्म व्याधियों के लिए 3 मिनट, संधिगत व्याधियों के लिए 9 मिनट, शीतागत व्याधियों के लिए 15 मिनट। इस प्रकार से कफो व्याधि है या स्वस्थ व्यक्ति है तो उनको भी 15 मिनट तक करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ से जाना, मात्रा निर्धारण किया। जब आप शास्त्रोक्त या ग्रंथोक्त विधि लिखोगे या मात्रा लिखोगे, कितना टाइम तक द्रव द्रव्य डालने के बाद, ये टोटल ड्यूरेशन नहीं है, आपने घी उसमें डाल दिया और उसने खोलने और बंद करने के लिए रुगने चालू किया, तो उस समय से वो कब तक करना है और कब रोकना है ये प्रोसीजर, उसके लिए ये मात्रा यहाँ पे बताई। अनंतर क्रिया यानी पश्चात कर्म जो है वो क्या करना है आगे बताते। कृत्वा अपांगे ततोद्वारम, अपांग कौन सा संधि है हमने कल देखा, अपांग यानी लैटरल साइड का जो संधि रहेगा, ये अंदर का कनीनी का है, तो आश्चोतन यहाँ से किया जाता है। अभी पश्चात विधि के लिए अपांग यानी लैटरल साइड के लिए कहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपांग के, अपांग यानी आंख की बाहरी जो कोर है उसकी ओर द्वार करके, यानी ये जो मटेरियल है, ये मांसपिष्टी है, उसको एक छेद देंगे या उसको कॉर्नर से फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा उसको बेंड करेंगे, ताकि रुग्ण को या व्यक्ति को कह के फिर वो द्रव द्रव्य जो है वो एक साइड को उसको लिटा के वो कलेक्ट किया जा सकता है, या फिर रोई से या फाये से उसको मॉप करके फिर हम उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिर सहित आंख की झुककर, आंख को एक और झुकाकर नेत्र तर्पण के लिए डाले गए स्नेह को किसी पात्र में लिया जाए। अभी सुश्रुत यहाँ पे बताते हैं स्विन्नेन यवपिष्टेन शोधे, यानी उन्होंने कहा है कि जव यानी यव का सना हुआ आटा को उबाल कर उससे नेत्र के अवयवों को उबटन करके उसको शुद्ध करे। पश्चात कर्म के लिए ये विशेष चीज जो है वो सुश्रुताचार्य ने बताए है, और यहाँ पे क्या किया है वाग्भटाचार्य जी बताते हैं, उस द्रव द्रव्य को एक और उसको रुग्ण को झुकाकर वो द्रव द्रव्य निकाल दे, लिक्विड निकाल दे, और फिर उसके बाद धूमपान करावे। यह व्यक्ति आकाश की ओर अर्थात दूरी के स्थित वस्तुओं को देखने का प्रयत्न बाद में नहीं करना चाहिए और सूर्य इत्यादि चमकीली वस्तुओं को ना देखे। इस प्रकार से वाग्भटाचार्य जी ने पश्चात कर्म बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्षेत व्योमम रूपम च भास्वरम, यानी चमकीले चीजों को वो ना देखे। ओके, अब कितने दिनों तक नेत्र तर्पण करवाना है उसके बारे में ये श्लोक बताता है हमें। श्लोक नंबर जो है वो 10 नंबर, तो कम से सबसे कम श्लोकों वाला ये अध्याय है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब देखिए तर्पण कितने दिनों तक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो वात दोष में प्रतिदिन यानी डेली, पित्त दोष में अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़कर, या फिर तीसरे दिन यानी 2 दिनों का गैप देके, कफ दोष में और स्वस्थ पुरुष में 2-2 दिनों के अंतर में, यानी आज किया, आज है कौन सा, शुक्रवार है आज, तो कफ रोग में क्या किया है, शुक्रवार को किया तो शनिवार रविवार को गैप देना है और फिर सोमवार को करना है, या स्वस्थ व्यक्ति ने भी। और सबसे पहली बात कब तक कराना है, ये अल्टरनेट डे या डेली या फिर 2 दिन छोड़ के करना है, ये कब तक करना है, तो सम्यक तर्पण के लक्षण दिखने तक। अब सम्यक तर्पण के लक्षण जो है वो कैसे समझे, ठीक है, तो प्रकाश क्षमता स्वास्थ्यम विशदम लघुलोचनम तृप्ते, यानी क्या है, तो ये संयोग योग के लक्षण यहाँ पे बताए हैं वो हम समझेंगे। रोगी के नेत्रों में प्रकाश की ओर देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, नेत्र की स्वस्थता का अनुभव होता है, नेत्र में स्वच्छता तथा आंखों में हल्कापन प्रतीत होता है। ठीक है, ये हो गई उसकी सम्यक योग लक्षण। तो लाक्षणिक जो है ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद इज अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, वो हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। तो किसी को शायद 3-4 सेटिंग में अच्छा लगेगा, लक्षण कम हो जाएंगे, किसी को एक ही सेटिंग में कम हो जाएंगे, या किसी को
शायद 8 या 10 भी सेटिंग या 14 सेटिंग लग सकते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद इज अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। दोष दूष्य समूर्छना अगर ज्यादा गहरी है, ज्यादा दिनों से है, तो उसके लिए निश्चित ज्यादा समय लगेगा, इसलिए उसको जनरलाइज नहीं किया है। अभी आगे विपर्यो अतृप्ते, यानी जो हीन योग है, यानी कम तर्पण हुआ है, उसके लक्षण जो है वो समयोग से के लक्षणों से विपरीत बताए हैं। और अतियोग के जो लक्षण है वो कैसे है, तो कफज रोगों की उत्पत्ति उसमें हो जाती है। अतृप्ते श्लेष्मजा रोजाहा। ओके, तो इस प्रकार से अतियोग के लक्षण बताए हैं। आगे आ जाते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी किसमें नहीं करना है उसको हम समझेंगे अभी। तर्पणम पुटपाकम च नस्यान अर्हे न योजयेत, इसको नहीं करना है तो वो बिल्कुल ही सिंपली वहां पे बताते हैं कि तर्पण पुटपाक ये किसे नहीं करना है, जो नस्य के लिए अनर्ह है। तो यही वाग्भट की विशेषता है, पुनरुक्ति नहीं बताई, और इसलिए ग्रंथ संक्षेप इस प्रकार से उन्होंने साधने का प्रयास किया है। उसके बाद में पथ्यापथ्य भी बताते हैं। तो पथ्यकर क्या चीजें है और अपथ्यकर क्या है, उसके लिए बताते हैं। देखिए इस श्लोक में वो बिल्कुल क्लियर कट बताते हैं, यावंती इत्यादि श्लोक में। तो उसमें क्या बताया है उन्होंने, खास करके तर्पण और पुटपाक जो है वो स्वस्थ कर ही आहार और विहार करे। ठीक है, अब कब तक करना है, जितने दिनों तक उन्होंने ट्रीटमेंट या थेरेपी ली है उसके दुगने दिन उन्होंने ये पथ्य पालन करना है। ठीक है, खास करके अभी आगे अगर देखेंगे तो और कुछ इसमें हमें डिटेल्स अन्य ग्रंथों में मिल सकते हैं, जैसे कि मालती मल्लिका पुष्पैहि बद्धाक्षो निपसन निशम। इस प्रकार से उन्होंने क्या करना है, तो रात को विशेषतः आंखों पे वो पैड उन्होंने पहनना चाहिए। किस चीज का, मालती मल्लिका, ये जो शीत पुष्प है उनको जो है वो पैड की तरह उन्होंने यूज करना है। ठीक है, आगे आती है पुटपाक विधि। जैसा कि मैंने आपको पहले एक इसमें देखा था, पुटपाक विधि क्या है, तो उसमें औषधि जो है वो स्नेह की वजह, वो क्या उसमें इस्तेमाल किया जाता है, औषधि स्वरस, तो उसको पुटपाक कहा जाता है। तो पुटपाक को हम देखेंगे अभी। स्नेह पीता तनुरिव क्लांता दृष्टि ही सीधती। तो जिस प्रकार स्नेहपान कर लेने पर शरीर ढीला हो जाता है या ढीला पड़ जाता है, वैसे ही स्नेह द्वारा तर्पण करने पर दृष्टि भी ढीली पड़ जाती है। इसलिए तर्पण के प्रयोग के बाद दृष्टि को बलवान बनाने के लिए पुटपाक विधि से निकाले गए रसों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग पहले 2-3 श्लोकों में जो कहा है वैसे ही वातज और कफज रोगों में विशेषतया करना चाहिए। तो पुटपाक में कहाँ पे यूज करना है पुटपाक, तो इसके लिए इसी ग्रंथ में या सॉरी इसी अध्याय में जो श्लोक नंबर 1 और 2 में जो व्याधि बताए हैं उसी में, और खास करके उन्होंने जोर दिया है पित्त और रक्त गत व्याधि जो है वात पित्तातुरे। ठीक है, इन व्याधियों में विशेषतः पुटपाक का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इंडिकेशंस आर ऑलमोस्ट सेम हम कहेंगे। और वो किस प्रकार के लक्षण है, तो विशेषतः वात पित्त प्रकार के लक्षण। अभी पहले तो पुटपाक क्या है उसको समझेंगे। पुटपाक जो है यह विधि है विशेषतः स्वरस निकालने की। स्वरस क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, किसी वनस्पतियों की मूल है, छाल है, या हम कहेंगे त्वचा है, यानी उसे क्या कहते हैं हम मराठी में, साल। ठीक है, या पुष्प है, पत्र है, जो भी उस वनस्पतियों का उपयुक्त अंग ग्रंथों में वर्णित है उसका रस निकालेंगे या जूस निकालेंगे, उसको स्वरस कहते हैं। चरकाचार्य जी ने इस स्वरस की व्याख्या दी है, यंत्र निष्पीड़ितो रसाः स्वरसाः, यानी
हम वनस्पति को जो उपयुक्त अंग है उसको लाएंगे, उसको स्वच्छ धोएंगे पानी से, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, बाद में उसको पेस्ट करेंगे और फिर उसको रस निकालेंगे, जूस निकालेंगे। तो वो जो वस्त्रगाळ मराठीत म्हणतो, यानी कपड़े से छानना है, अच्छे बिल्कुल टाइट कॉटन क्लॉथ से उसको छानना है ताकि उसमें एक भी कण ना आ जाए एक्चुअल वनस्पति का, और केवल जूस आ जाए, रस आ जाए, उसको स्वरस कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ वनस्पतियां क्या होती है, जैसे वासा, मराठीमध्ये त्याला अडुळसा म्हणतात। वासा क्या है, आडातोडा वासिका इज द बॉटनिकल नेम। तो इस वासा के अगर उपयुक्त अंग क्या है, तो पत्र यानी पान, पत्ते उसके लिए जाते हैं, पीले पत्ते हो जाए उसके, ज्यादा बिल्कुल सूखे नहीं लेकिन फ्रेश भी नहीं, ग्रीन का टाइप ऑफ लीव्स आर नॉट टेकन, सो येलोइश, और वो जो है वो जाड़े होते हैं और उसका इजीली उनका रस नहीं निकलता। तो एक विशिष्ट पद्धति से उसको रस निकाला जाता है, उस पद्धति को पुटपाक विधि कहते हैं। तो उस पुटपाक विधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने उसको समझने के लिए, क्योंकि ये पुटपाक विधि जो है वो आपको दूसरे वर्ष में आएगी, लेकिन आज तो इसको हमें डिस्क्राइब करना है, किस तरीके से करना है उसको हम समझेंगे। ओके, तो एक मैंने खोज के निकाला है। अभी इन विद्वानों का भी यही हेतु रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जो है वो मिले, यूट्यूब पे इसीलिए शेयर की जाती है। जैसे हम भी हमारे लेक्चर यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो समझ में आए, जो उनको देखे, कुछ समझे। मैं इससे नहीं कहता कि इसमें बहुत सारी विद्वत्तापूर्ण बातें हैं, लेकिन फिर भी ये एक शास्त्र को बढ़ाने का प्रयास है, इट्स जस्ट शेयरिंग अ नॉलेज। तो आगे जाएंगे। आप अभी इस स्लाइड को देख रहे हैं, उसमें क्या है, एरंड पत्र है और उसके ऊपर जो है वनस्पति का गोला रखा है। ठीक है, अभी इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो जो भी वनस्पति द्रव्य थे उनको इकट्ठा लिया और फिर मिक्सर में से उसको कल्क बना रहे हैं। कुछ औषधि वनस्पतियों के चूर्ण है, उसका इकट्ठा पेस्ट बनाया, फिर ये गोला बनाया, ये एरंड पत्र में उसको रख रहे हैं और उसको उसको लेपन करेंगे अभी। ठीक है, सभी ओर से एरंड पत्र उसको लपेट रहे हैं। ये हो गया उसका गोला तैयार, जिसको एरंड पत्र में लपेटा है। बाद में इसको वस्त्र से बांधा जा रहा है चारों ओर से। देखिए, अभी ये पूरा वस्त्र से उन्होंने बांधा, और बांधने के बाद उसको अभी ये जो मुल्तानी मिट्टी रहती है या चिकनी मिट्टी रहती है उसका उसको लेप किया, उस पेस्ट का, देखा आपने। ठीक है, और फिर इसको बॉल को जो है वो हीट करेंगे। अभी यहाँ पे बॉल आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टली रखा है गैस के ऊपर। तो ग्रंथ में जो है वो उसमें अंगार कोष्ठी में, ठीक है, उसको गर्म किया जा सकता है, या लकड़ी के कोयले में भी उसको गर्म किया जा सकता है। उसको कब तक गर्म करना है, तो पूरा पूरा जो है वो थोड़ा ढीला हो जाता है। देखिए, उसको चारों ओर से अभी उसको हीट कर रहे हैं, एक ही ओर से नहीं हो जाए। और फिर उसको वो जो लेप लगाया हुआ होता है, वो मिट्टी का लेप जो है वो फूटता है धीरे धीरे। ठीक है, और फिर उसको रोकना है, और फिर ये वस्त्र निकाला जा रहा है। देखिए, फिर ये एरंड पत्र पक गए हैं, उनको निकाला। फिर इसमें जो औषधि द्रव्य था जिसका गोला रखा था पेस्ट, उसको वस्त्र में ले रहे हैं और फिर उसको निचोड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर इस रस को दोबारा अच्छे से छाना उन्होंने, और फिर उस व्यक्ति को देखिए, ये पुटपाक विधि यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक विधि। तो ये पुटपाक अच्छे से आपको समझ में आए, पुटपाक है क्या, तो ये औषधि वनस्पतियों की रस निकालने की एक विशिष्ट विधि है। ठीक है, और एक दूसरी पद्धति है, देखिए इसमें प्रेशर कुकर में भी एक चीज बताई है आपको कैसे किया जाए। ठीक है, देखा, 3 प्रकार के पुटपाक होते हैं, स्नेहन, लेखन, प्रसादन, जो आ गया हम देखने वाले। तो देखिए,
उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये गोला बनाया। ये गोला कैसे बनाते हैं वो हमने देखा है पहले। अभी उसको दो बर्नर के बीच में रखा है, वो डायरेक्टली उसको हीट पे नहीं मिले, सभी ओर से हीट मिले, इसको करने का प्रयास, यहाँ पे अरेंजमेंट करने का प्रयास किया है। ये प्रोसीजर 1 है। देखिए ये पूरा पक गया है, तो आपने देखा इसको थोड़े थोड़े ऐसे छेद आए हैं, यानी फटने जैसा लगा है। जैसे बारिश ज्यादा दिनों तक ना होए तो भूमि फट जाती है, वैसे ही इस गोले को देखिए फटा हो हमें साफ दिखाई देता है। ये प्रोसीजर नंबर 1 है जो ग्रंथोक्त है। ठीक है, तो उसको फोड़ा गया है। देखिए इस मिट्टी को पूरा निकाला जा रहा है। उस मिट्टी को निकलने के बाद अंदर हमने जब भी कुछ पहले ही वीडियो में देखा था, उसी प्रकार से अंदर हमें वस्त्र के मिलेगा, वो पुड़िया मिलेगी। गर्म रहता है इसलिए उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना जरूरी है। ठीक है, देखिए इसको आगे निकाला उन्होंने। फिर उस वस्त्र को निकाल रहे हैं। हाँ, उसको गरम गरम ही निकालना है, तभी उससे अच्छे से रस निकलेगा। उसको अगर देखिए ये निकला पूरा, इन्होंने बनाना लीव्स में इसको टाइट किया था। फिर उसको निकालेंगे। देखिए अभी उस गोले को उन्होंने रखा है सूती वस्त्र के ऊपर और उसको निचोड़ेंगे इसको रस निकालने के लिए। और ये जो स्टराइल प्रिकॉशन यहाँ पे बताया है, ग्लव्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि आंखों के लिए ये द्रव्य इस्तेमाल करने वाले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इसमें से रस निकलता है तो उसको दोबारा छाना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक विधि फुटपाथ की। ओके, अब आप बोलोगे कि इसमें से तो डायरेक्ट पेस्ट ही निकल रही है, यही बात है। तो कल्क लेना है। अगर आपने चूर्ण लिया तो उसमें से यही हाल होगा। अगर आपने कल्क लिया, यानी कल्क क्या है, पेस्ट है, चटनी है। ठीक है, तो वो अगर लपेटा, अभी देखिए दूसरी विधि यहाँ पे सेकंड प्रोसीजर दिखा रहे हैं कि उसको फिर लपेटा जा रहा है उस पिंड को। देखिए ये बनाना लीव्स है। ठीक है, और उसको चारों ओर से फिर ये वस्त्र से या सूती धागे से उसको प्रोसीजर सेकंड में टाई किया जा रहा है। ये तो हमने पहले ही देखा है। ठीक है, पूरी तरीके से उसको टाई किया गया है और फिर एक डिब्बे में उसको रखना है। तो ये तो हम कर सकते हैं आसानी से। देखिए अभी वस्त्र को ही लपेट रहे हैं वो चारों ओर से। ये किसी आयुर्वेद कॉलेज का ही वीडियो है, लेकिन डिटेल्स नहीं मिल पाए इसके, तो हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। देखिए ये आपने पात्र रखा, इस डिब्बे में उसको रखा है। देखिए दोबारा दिखाता हूँ, डिब्बे में उसको रखा है उन्होंने। तो ये घर में प्रोसीजर हम कर सकते हैं, या वो उसको मिट्टी से लेप लगाए फिर उसको निकाले, तो कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ऐसे कैसे करता है। तो उसको बाष्प करना है, उसको स्वेदन करना है। तो अग्नि संस्कार से वो ढीला हो जाएगा मटेरियल। वो औषधि वनस्पतियां जो है वो ढीली हो जाएगी, पत्ते या मूल जो है वो ढीले हो जाएंगे। देखिए प्रेशर कुकर है, और प्रेशर कुकर में फिर इस डिब्बे को रखना है। ओके, आगे जाएंगे तो देखिए अभी ये तो आपको सबको पता है। इस तरीके से ये प्रेशर कुकर लगाते हैं। देखिए प्रेशर कुकर निकाल रहे हैं उसको। आपको जैसे मटेरियल हार्ड या सॉफ्ट है उस दृष्टि से फिर कम या ज्यादा लगेगा। देखिए आप निचोड़ रहे हैं और फिर इस रस का प्रयोग किया जाएगा। उसको दोबारा छानेंगे, इसको थोड़ा सेटल होने देंगे ताकि उसमें से कण जो है, औषध कण जो है या कल के कण जो है वो नीचे सेटल हो जाए, और ऊपर का बिल्कुल फाइन सॉल्यूशन जो है, लिक्विड जो है, वही आंखों को इस्तेमाल करना है। देखिए ये देखिए अभी इन्होंने मैडम ने तैयार किया जो हम बता रहे थे। इसको वो मांसपेशी का उन्होंने नेत्र कोष के इर्द गिर्द लगाने के लिए ये बना दिया। ठीक है, ये कैसे करते हैं इसमें हम देख पा रहे हैं।
और फिर ये पुटपाक का जो रस उन्होंने निकाला था, देखिए उसको डाइल्यूट किया है, उसका रंग से ही आपको पता चल जाएगा। कितना लेना है, तो वो पलके जो है वो उसमें ऐसी घूमनी चाहिए, नेत्रों को ऐसे उसने घुमाना है। इस वीडियो में बहुत अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है। अगर वो बंद ही रखेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं। वो पलकों को उसने मूंदना और खोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको 15-20 मिनट तक करना है और बीच में ही वो द्रव जो है बिल्कुल ही शीत हो गया, तो उसको आप दोबारा रिफिल कर सकते हो, पुराने को निकालें और फिर नया उसमें ऐड करें, ताकि वो थोड़ा कोष्ण होना चाहिए, अति शीत भी नहीं होना चाहिए, अति उष्ण। देखिए इस प्रकार से उसको निचोड़ के बाहर निकालना है कॉटन क्लॉथ। ओके, और फिर उस, देखिए निकाल दिया उन्होंने, और फिर पश्चात कर्म में जो है उसको अच्छे से क्लीन करना है फिर आपको। ओके, थोड़ा सा हल्का सा संवाहन या मसाज करना है, फ्रिक्शन, अंदर से बाहर की ओर, ये पश्चात कर्म में आएगा। उसको टेस्ट को निकालना है और फिर उसको मसाज करना है। ठीक है, तो इन वीडियोस को जो करता है उनको हम धन्यवाद कहेंगे और फिर हमारे आगे की टॉपिक की ओर चलेंगे। सबसे पहले बात यह है कि पुटपाक कब यूज करना है। वो हमने देखा कि तर्पण से जो है वो क्लांत हो जाते हैं, नेत्र जो है वो क्लांत हो जाते हैं, और इसके लिए पुटपाक उसके बाद करना चाहिए। इस प्रकार से हमें वाग्भटाचार्य जी बताते हैं। तो पुटपाक के जो है वो कर्म से 3 भेद बताते हैं, स्नेहन, लेखन और प्रसादन। ये कर्म है। स्नेहन यानी जिससे स्निग्धता आती है, विशेषता वात विकारों में उपयुक्त है। लेखन यानी जिसमें स्क्रैपिंग, यानी वात के विकारों के सिवा कफ सहित जब हो जाए, कफ का तो उसको लेखन चिकित्सा आवश्यक होती है। हमने लंघन और बृहन द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में देखा है, तो उसमें से लंघन की एक चिकित्सा है, लेखन कर्म ये लंघन में ही समाविष्ट है। और प्रसादन क्या है, तो ये नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है। विशेषतः नेत्र दौर्बल्य, वात पित्तज और रक्त दोष युक्त विकार अगर रहेंगे या स्वास्थ्य के लिए प्रसादन नामक पुटपाक की जाती है। ठीक है, अभी स्नेहन क्या है, स्नेहन के लिए कौन सा द्रव्य यूज करना है, और फिर क्या है उसका दूसरा, लेखन और नेत्र प्रसादन के लिए ये 3 प्रकार के द्रव्यों के यहाँ पे गणना आई है, या कौन कौन से द्रव्य यूज करने चाहिए। सबसे पहले स्नेह पुटपाक के लिए भूषय यानी जमीन में रहने वाले जो प्राणी है, जैसे लोमड़ी इत्यादि। प्रसह यानी प्रसह वर्ग के प्राणी, तो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के 6ठे अध्याय में हमें इनके डिटेल्स मिलते हैं। और अनुप प्रदेश के प्राणी, जैसे विशेषतः मृग, पक्षी इत्यादियों के मेद यानी फैट, मज्जा, बोन मैरो और मांस, इनका उपयोग करना चाहिए। और क्या बताया है, जीवनीय गण, जीवनीय गण जो है वनस्पतियां 8 वर्ग है, मेदा, महामेदा, वृद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, इस प्रकार से 8 द्रव्य है। उनको हमने दूध में पीसकर उसका पुटपाक बनाना है। तो उन 8 द्रव्यों को, ये 8 वनस्पतियां हैं, जब मैंने 4 नाम आपको गिनाए, तो उनका उपयोग वहां पे पुटपाक के लिए करना है। और उसके फंक्शन क्या होगा, तो स्नेहन, विशेषता वातज विकारों में, नेत्र विकारों में इसका उपयोग किया जाए। आगे दूसरा प्रकार बताया है लेखन पुटपाक। तो उसके लिए जांगल प्रदेश के मृग तथा पक्षी, इनके कौन से अवयव, यकृत, मांस, और इसके सिवा मोती, लोह भस्म, ताम्र भस्म, सैंधव नमक, काला या सफेद सुरमा, शंख, समुद्र फेन, हरताल, इन द्रव्यों को मस्तु यानी दही के पानी में पीसकर लेखन पुटपाक का यूज करना है। तो मैं आपको बिल्कुल ही सलाह दूंगा कि इसमें से हरताल है या
लौह भस्म, ताम्र भस्म जैसे द्रव्य है। तो ये विशिष्ट एक्सपर्ट होने के बाद ही आप इसको करना है। आपने अभी इसको घर पर ट्राई नहीं करना है, लेखन टाइप ऑफ पुटपाक को बिल्कुल ही समझ में आए फिर भी, क्योंकि यह जो है एक विशेष अनुभव की इसको आवश्यकता है। इसको अगर अच्छे से जाने बिना करे तो उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। आगे जाएंगे प्रसादन पुटपाक। तो इसके लिए विशेषतः साधारण प्रदेश में होने वाले मृग, पक्षी, इनके यकृत, मज्जा, वसा, आते यानी इंटेस्टाइन्स, हृदय, उनका मांस तथा मांस मधुर वर्ग में परिगणित, यानी हमें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वां अध्याय पता है, वहां पे हमें गण मिलते हैं। फिर रसभेदी अध्याय में हमें मधुर रस का स्कंध मिलेगा, वहां से लेकर, और इन सबको स्त्री के दूध में पीसकर फिर प्रसादन पुष्पाक बनाना है। तो इस प्रकार से औषधि द्रव्य के लिए यहाँ पे स्तन्य यानी स्त्री दुग्ध का प्रसादन पुटपाक के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अभी देखिए ये जो पुटपाक विधि है उसकी रचना आगे बताते हैं। तो श्लोक नंबर 17 से 19 तक लगभग। तो 3 प्रकार के पुटपाकों के निमित्त कहे गए मांस इत्यादि द्रव्यों को सबसे पहले बिल्व भर यानी एक एक पल यानी लगभग 4 तोला इतनी मात्रा में उसको उसकी चटनी या कल्क बनाए और गोला बनाए। फिर उसको क्रमशः स्नेहन पुटपाक के लिए देखिए पत्र कौन सा यूज करना है उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स बताए हैं। आपको क्या कर्म चाहिए उससे फिर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा आपने द्रव्य इस्तेमाल करना है या पत्ता इस्तेमाल करना है। जैसा हमने कुछ देर पहले वीडियो में देखा था कि पत्ता कौन सा यूज करना है, ये भी इससे आप जान सकते हो। ठीक है, विशेषतया पुटपाक के लिए स्नेहन पुटपाक आपको स्नेहन कार्य अपेक्षित है तो एरंड के पत्ते ले। लेखन आपको चाहिए तो बरगद यानी वट, वडाचं झाड, उनके पत्ते ले। और प्रसादन कर्म चाहिए आपको तो कमल के पत्ते उसमें लपेटे। इतना सूक्ष्म विचार शायद ही किसी अन्य शास्त्र में, स्वास्थ्य या आयुर्वेद आरोग्य शास्त्र में रहेगा। अन्य शास्त्रों में, आयुर्वेद में जितना डिटेल है उतना नहीं है। और फिर भी कुछ अभागे जीव हम में से है वो जो करते कहते हैं कि आयुर्वेद में डिटेल्स नहीं बताए हैं। उस पे लेप लगाया जाए तो वो कितना होना चाहिए, 2 अंगुल मोटा मिट्टी का लेप लगाना है। और फिर उसी क्रम से स्नेहन को, आपको स्नेहन कर्म चाहिए तो किसमें जलाना है, धव नामक वृक्ष की लकड़ी में। लेखन कर्म चाहिए तो धामिन नामक लकड़ियों में जलाना है उसको, यानी उसको सेकना है। प्रसादन कर्म चाहिए तो उपले यानी ड्राय काउडंग, जिसे गोहरी भी कहा जाता है, गौरी मराठी मध्ये आपण म्हणतो, उस आग में पकाए। जब मिट्टी ऊपर से लाल हो जाए तो उसको पका है ऐसा समझना चाहिए। और थोड़ा शीतल हो जाने पर फिर मिट्टी को धीरे से हटाकर उस रस को निचोड़ करके तर्पण विधि की तरह ही, यानी जैसे इस चित्र में आप सामने देख रहे हो स्लाइड में, वैसे ही उस रस का प्रयोग करना चाहिए। अभी धारण की कालावधि कितनी है पुटपाक कल्पना के, धारण की कालावधि जो है उसको मात्रा कहेंगे, उस मात्रा को यहाँ पे समझना है। ठीक है, शतम द्वे त्रीणि धारयेत लेखन स्नेहन अंतेषु, यानी हमें अपेक्षित है लेखन कर्म तो 200 मात्रा, स्नेहन कर्म अपेक्षित है तो 200 और प्रसादन कर्म अपेक्षित है तो 300 मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से जाए। अभी जो टेम्परेचर है उष्ण शीत जो है उस प्रयोग से भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताए हैं। विशेषतः कोष्णव पूर्वी हिमो अपराह, यानी पुटपाक के रसों में पहले 2 जो है यानी स्नेहन टाइप ऑफ पुटपाक और लेखन टाइप ऑफ पुटपाक में रस जो है वो गुनगुना होना चाहिए, यानी लिटिल वार्म होना चाहिए। प्रयोग करते वक्त वो थोड़ा सा उष्ण होना चाहिए, बिल्कुल सहन हो सके इतना उष्ण होना चाहिए। इतना मतलब मुझे उष्ण लग रहा है तो रुग्ण को ज्यादा उष्ण लग सकता है क्योंकि वो आंखों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाद वाला जो है यानी अंत जो है प्रसादन प्रकार का पुटपाक, उसके लिए शीतल ही उपयोग करना है। तो टेम्परेचर डिटेल्स भी बताया।
अब कब तक किया करना चाहिए? तो योगः धूमपाः अन्ते तयो एव, यानी पश्चात कर्म के बारे में यहाँ पे बताते हैं इस श्लोक में कि स्नेहन तथा लेखन पुटपाक से निकले हुए रसों के प्रयोग करने के बाद रोगी को धूमपान कराना चाहिए। पहले 2 प्रकारों में स्नेह द्वारा जो, क्योंकि ये स्नेहन द्वारा, स्नेह टाइप ऑफ पुटपाक द्वारा उभड़े हुए यानी प्रकुपित कफ के शांति के लिए एव शब्द जो है, इससे हमें पता चलता है कि प्रसादन पुटपाक के अंत पे धूमपान नहीं करना है, पहले 2 के लिए ही करना है, स्नेहन और लेखन कर्म के लिए। प्रसादन के लिए पश्चात कर्म में धूमपान अलाउड नहीं है। और आगे बताया है योगों का निर्देश किया है, कौन कौन से योग जानने चाहिए, जैसे तर्पण में बताए सम्यक योग, हीन योग और अति योग, वैसे ही पुटपाक के लिए समय योग, हीन योग और अति योग जो है वो तर्पण जो है वो तर्पण की तरह जाने, जैसे इसी अध्याय में हमने श्लोक क्रमांक 11 में देखा। अभी तर्पण पुटपाक जो है वो किसे नहीं करना है, उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस आगे बताते हैं। तर्पणम पुटपाकम च नस्यान अर्हे न योजेत। उसी प्रकार से जिनको नस्य सेवन के लिए अयोग्य कहा है, उसका रेफरेंस भी मैं आपको बता दूं, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20वां अध्याय 11वें श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक नस्य सेवन जिसे अयोग्य बताया है उनको तर्पण और पुटपाक नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उसको अलग से नहीं बताया है। अब यहाँ पे अगेन तर्पण के लिए जैसे बताया वैसे ही पुटपाक के लिए ही बताया, जितने दिनों तक तर्पण तथा पुटपाक का प्रयोग कराया है उससे दुगने दिनों तक पथ्य का सेवन करना चाहिए, और दिन और रात्रि यानी दोनों वक्त जो यह व्यक्ति विश्राम करेगा तब वह मालती यानी चमेली और मल्लिका, तो मालती मल्लिका पुष्प बद्ध अक्षौ यानी इन पुष्पों की पैड्स, आई पैड्स बना के उनको आंखों के ऊपर रख कर या बांध कर, एक्चुअली निबस से निशान यानी उसको बद्धाक्षो, उसको बांध कर, ठीक है। यानी ये साइड इफेक्ट्स तर्पण या पुटपाक के ना हो इसके लिए यह पश्चात कर्म बताते हैं। बहुत विद्यार्थी जो है और स्नातक जो है, चिकित्सक भी इस विधि को भूल जाते हैं, शायद ही कोई इसे बताता होगा। तो उसकी चिकित्सा अंजन अश्चोतन स्वेदन जैसा ही करना चाहिए। अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाए तो अंजन में जैसे प्रत्यांजन बताया, आश्चोतन में बताया, ठीक है, और स्वेदन में भी बताया है, तो कैसे लक्षण है उस दृष्टि से उसके कॉम्प्लिकेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थेरेपी जो है वो करना है, या व्यापक कॉम्प्लिकेशंस को उस तरह से ट्रीट करना है, ये आगे के श्लोक में हमें बताते हैं कि विशेषतः नेत्र की प्रशस्ति यहाँ पे की गई है। विशेषतः देखिए, नेत्र की रक्षा यह सबसे आवश्यक है, यह श्लोक हमें सबसे अंत में मिलता है। तो ये सब विधि क्यों इंपॉर्टेंट है? तर्पण है, पुटपाक है, या इससे पहले भी आश्चोतन बताया, अंजन बताया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये 22वां जो श्लोक है, 23वां श्लोक है, इसमें 22 और 23 में इसके हमें प्रशस्ति मिलती है। नेत्र रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रधान इंद्रिय है, तो प्रधान इंद्रिय होने की वजह से नेत्र रक्षा के उपाय बताते हैं। नस्य, अंजन, तर्पण और इत्यादि, यानी इस अध्याय में शायद सिर्फ तर्पण और पुटपाक ही बताया, लेकिन नस्य भी उपयुक्त है, अंजन भी उपयुक्त है, उससे पहले हमने देखा आश्चोतन भी उपयुक्त है। वो नेत्रों की शक्ति को बलवान बनाए रखने के लिए उपयुक्त ऐसे सब प्रयास जो है वो करने चाहिए। नस्य अंजन तर्पणाध्ये दृष्टिश्च नष्टा विविधम जगश्च तमोमयम जायत एक रूपम। नेत्र प्रधान इंद्रिय है, ये दूसरे यहाँ से अगर दृष्टि नष्ट हो गई तो क्या हो जाता है, किसी प्रकार असावधानी से नेत्र विकार उत्पन्न हो जाए और नेत्र के अगर विजन या दर्शन शक्ति चली जाए तो यह विश्व रूप जो है
वो संसार, ये जो विश्व है बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है, ठीक है, और अंधकार से वो व्यक्ति एकरूप हो जाता है। तो इसके लिए हमने यह प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल ही नेत्र विकारों को उत्पन्न ही ना होने दें। और नेत्र विकार कब उत्पन्न नहीं होंगे? तो स्वास्थ्य रक्षण के लिए, जैसे तर्पण बताया है, पुटपाक भी बताया है, प्रसादन प्रकार का पुटपाक, इन सब का प्रयोग हमने करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा आज? तर्पण विधि देखा, पुटपाक विधि देखा, उसके डिटेल्स देखे हैं। तो आपके अगर कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए।